नमस्कार। आज के इस मॉडल पेपर में हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और यह जो हमारा मॉडल पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। तो आज का पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। और यह हमारा आज का मॉडल पेपर हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोई एक परीक्षा के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य से और व्याकरण के इसमें प्रश्न हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सारे प्रश्नों को हल करना, क्योंकि ये सीधे पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। आगे प्रश्न है, राम काव्य धारा में राम को किसका अवतार माना गया है? ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, परम ब्रह्मा का? सही उत्तर हो जाएगा बी, विष्णु का। राम काव्य धारा में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? कबीर, तुलसी, जयसी, मुल्ला दाऊद? सही उत्तर हो जाएगा ए, कबीर। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं भक्ति काल के। आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक इनमें से कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसाद तासी? सही उत्तर हो जाएगा डी, गारसाद तासी। गारसाद तासी जो हिंदी के पहले इतिहास लेखक हैं। आगे प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध हैं? जगधर, चंद बरदाई, विद्यापति, जयसी? सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्यापति। आगे प्रश्न है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1600, सन 1600 से 1700, 1643 से 1843 तक, सी 1650 से 1900 तक, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक? सही उत्तर हो जाएगा बी, 1643 से 1843 तक रीतिकाल का समय माना जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावती? सही उत्तर हो जाएगा डी, पद्मावती। पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, यह सारी रचनाएं मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। आगे प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? वल्लभ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए, वल्लभ संप्रदाय। अष्टछाप के कवि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। आगे प्रश्न है, बिहारी किस श्रेणी के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, उपर्युक्त सभी? 9वां हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं, ये रीति सिद्ध कवि हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन सही हो जाएगा 3, मुल्ला दाऊद। बीजक कबीर की रचना है। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। बरवै रामायण तुलसीदास की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा बी, 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से किसने सखा भाव की भक्ति प्रदर्शित की है? तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, सूरदास? सही उत्तर हो जाएगा डी, सूरदास। सूरदास की जो भक्ति है वह सख्य भाव की है। तुलसीदास की दास्य भाव की है। कबीर
कबीर जो है ये निर्गुण शाखा के कवि हैं, तो इनकी भक्ति का कन्फर्म पता नहीं चलता है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा इसमें ये मानते हैं, निर्गुण धारा के हैं। सॉरी। और मीरा भाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, ए और बी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, ओज गुण की प्रधानता है। भूषण के काव्य में ओज गुण की प्रधानता है। आगे है प्रश्न, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निम्नलिखित में से आंचलिक कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, फणीश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर, मोहन राकेश। सही उत्तर हो जाएगा ए, फणीश्वर नाथ रेणु। यह आंचलिक उपन्यासकार और कहानीकार दोनों हैं। हरिशंकर परसाई मुख्यतः किस प्रकार के निबंध लेखक हैं? ललित निबंध, यात्रापरक निबंध, हास्य व्यंग्य निबंध, भावात्मक निबंध। सही उत्तर हो जाएगा सी, हास्य व्यंग्य निबंध। हरिशंकर परसाई हास्य व्यंग्य निबंध लेखक हैं। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रेमचंद। प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? सेवा सदन, चित्रलेखा, कर्मभूमि, गोदान। सही उत्तर हो जाएगा सी, चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है, प्रेमचंद का नहीं है। मैथिली किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। मैथिली किस उपभाषा की बोली है? सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहारी हिंदी। मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? खड़ी बोली, ब्रज, बघेली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, बघेली। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मैंने बोलियों पर, बोली और बोली क्षेत्र पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके बोली से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। आगे प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? भरत मुनि, विश्वनाथ, धनंजय, मम्मट। सही उत्तर हो जाएगा डी, मम्मट। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? मम्मट। आगे प्रश्न है, संविधान में अष्टम सूची में मान्य भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 15, 18, 20, 21। सही उत्तर हो जाएगा बी, 18। 8वीं सूची में जो भारतीय भाषाओं की संख्या है वह 18 है।
निम्नलिखित में से किस प्रदेश की राजभाषा हिंदी नहीं है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पंजाब। पंजाब की राजभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? संस्कृत, पाल, अपभ्रंश, फारसी। सही उत्तर हो जाएगा डी, फारसी। संस्कृत शब्द फारसी भाषा की देन है। प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? भारत देश, भारतवासी, उपर्युक्त में से दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, उपर्युक्त में से दोनों। कौन सी ध्वनि दंत्य है? प, य, क, च। इसमें पूछ रहा है कि दंत्य ध्वनि कौन सी है? इस प्रश्न को छोड़ते हैं। आपका प्रश्न है कौन सी ध्वनि दंत्य ध्वनि है? प, थ, क, च। सही उत्तर हो जाएगा बी, थ। त, थ, द, धन कंठ दंत्य ध्वनियां है। कंठ, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ऐसे होता तो कंठ क वर्ग, तालव्य च वर्ग, ऐसे होता कंठ तालव्य मूर्धन्य ट वर्ग, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य त वर्ग, ओष्ठ्य प वर्ग, यर लव य कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य अंतस्थ, यह अंतस्थ में आता है। एक बार यह याद कर लेंगे तो ध्वनियों के उच्चारण स्थान से समस्या खत्म हो जाएगी। और मैंने एक सूत्र उस पर डाल रखा है शॉर्ट वीडियो में, आप अगर वह सूत्र देख लेंगे तो आपके कभी गलत नहीं होंगे ध्वनियों के उच्चारण स्थान। सूत्र याद कर लीजिए, पूरा ध्वनियों का उच्चारण स्थान उसी में आ जाएगा और आपका कभी भी वो प्रश्न ध्वनि के उच्चारण से संबंधित गलत नहीं होगा। आगे प्रश्न है, इनमें से देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है? ए, स्वर व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। बी, जैसा उच्चारण वैसा लिखना होता है। सी, एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ण सिद्ध है। डी, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यही गलत है। यहाँ वर्ण रहेगा, वर्णों, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं होता है। तो देवनागरी लिपि के बारे में जो उसकी विशेषता है यही नहीं है और तीनों विशेषताएं देवनागरी लिपि की हैं। यह गलत ऑप्शन है कि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है देवनागरी लिपि के बारे में, यह गलत है। आगे प्रश्न है, रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, शंकुक, भरत मुनि। सही उत्तर हो जाएगा ए, अभिनव गुप्त। रस को आनंद स्वरूप अभिनव गुप्त ने माना है। आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल में कला के लिए सिद्धांत की प्रमुखता रही है? भक्ति काल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। सही उत्तर हो जाएगा बी, रीतिकाल। रीतिकाल में कला के लिए सिद्धांत की प्रमुखता रही है। आगे है, गेय पद रचना को क्या कहते हैं? गेय पद, संगीत, गीति पद। सही उत्तर हो जाएगा सी, गीति। गेय पद रचना को गीति कहते हैं। आगे है, आगे काव्य पंक्तियां दी हैं और यह बताना है कि ये तुलसीदास की जो काव्य पंक्तियां हैं इसका प्रयोजन क्या है? कीरति भनित भूति भली सोई,
सुर सरि सम सब कह हित होई। पंक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? कीर्ति की प्राप्ति, लोक रंजन, स्वांतः सुखाय, लोक मंगल। सही उत्तर हो जाएगा डी, लोक मंगल। इसमें तुलसीदास का काव्य प्रयोजन लोक मंगल है। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह, भयानक। सही उत्तर हो जाएगा बी, भय। भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। आगे प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। पंक्ति में कौन सा रस है? विप्रलंघ श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, करुण शांत। सही उत्तर हो जाएगा ए, विप्रलंभ श्रृंगार। जिस विप्रलंभ श्रृंगार को वियोग रस या वियोग श्रृंगार रस भी कहते हैं। तो इसमें वियोग रस की बात कही गई है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी भी अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस दोहे में अलंकार बताइए। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। सही उत्तर हो जाएगा डी, विरोधाभास अलंकार। आगे प्रश्न है, सवैया किस प्रकार का छंद है? वार्णिक, मात्रिक, सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए, वार्णिक छंद। सवैया वार्णिक छंद है। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही वरूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। पद का छंद बताइए। गीतिका इंद्र वज्रा, हरि गीतिका वसंत तलिका। सही उत्तर हो जाएगा बी, इसमें इंद्र वज्रा छंद है। निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी राज्य भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अवधि का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, संदेश रासक। सही उत्तर हो जाएगा सी, पद्मावत। अवधि का प्रारंभिक रूप पद्मावत में मिलता है। भोजपुरी निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, उपर्युक्त सभी। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सब जगह बोली जाती है भोजपुरी। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रत, प्रत्यय, प्र, प्रति। सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष में प्रति धन अच्छ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? कमल, विद्यालय, काला, पुस्तक। सही उत्तर हो जाएगा सी, काला। काला रूढ़ शब्द है। इसको अलग नहीं कर सकते हैं।
कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, तुर्की, अरबी, फारसी। सही उत्तर हो जाएगा बी, तुर्की। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में फारसी शब्द का कौन सा शब्द नहीं है? फारसी का कौन सा शब्द नहीं है? खुराक, चरखा, देहात, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। फारसी शब्द जो है इन सारे हैं खुराक, चरखा, देहात, इसमें से कोई भी फारसी का शब्द नहीं है। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एरा, टेरा, ऐरा, रा। सही उत्तर हो जाएगा ए, एरा। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। रसोई घर में समास बताइए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। सही उत्तर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास है। रसोई घर में तत्पुरुष समास है, रसोई का घर। तो इस पर मैंने वीडियो बना दिए हैं समास पर, आप एक बार उस समास की वीडियो जाके देख लेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने समास की परिभाषा और उदाहरण सब क्रम वाइज बताए हैं अच्छे से। चाय किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, चीनी, तुर्की। सही उत्तर हो जाएगा सी, चीनी। चाय चीनी भाषा का शब्द है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं? ए, उपेंद्र नाथ तस्क, बी, सुरेंद्र वर्मा, सी, अमृत राय, डी, श्रीलाल शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा डी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अभियंता, ज्योतिष, नारियल, नक्षत्र। सही उत्तर हो जाएगा सी, नारियल। नारियल तत्सम शब्द नहीं है। नारियल का तत्सम शब्द होता है नारिकेल। आगे प्रश्न है, 8वां सर्ग इनमें से किसकी कृति है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, विनोद रस्तोगी। सही उत्तर हो जाएगा ए, सुरेंद्र वर्मा। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, महेंद्र, विद्यार्थी, मंत्री। सही उत्तर हो जाएगा बी, महेंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि केवल इसमें एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। आगे प्रश्न है, लाल पगड़ी आ रही है में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। सही उत्तर हो जाएगा ए, लक्षणा। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, लाल पगड़ी आ रही है। मैंने व्याकरण पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अक्सर सारे टॉपिक पर वीडियो बना दिए हैं, तो एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपके व्याकरण से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आगे प्रश्न है, उपर्युक्त चित्र, सॉरी इसको छोड़ते हैं, यहाँ चित्र के बारे में पूछ रहा है, चित्र है नहीं। आगे प्रश्न है, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कहे कवि बेनी, बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है तो इसीलिए यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार की परिभाषा ये है, जहाँ पर कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, यह वहाँ यमक अलंकार होता है। आगे प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की कृति है? रेखा चित्र, आत्मरक्षा, आत्मकथा। यहाँ आत्मकथा होगा।
उपन्यास जीवनी। सही उत्तर हो जाएगा सी जीवनी। आवारा मसीहा उपन्यास जीवनी है, सॉरी जीवनी है। जो आवारा मसीहा है वह जीवनी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और यह बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मित्र, कृपा, कार्य, उपहार। इसमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सही उत्तर है बी। अक्सर सब लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं कि कृपा हो गई, तो स्त्रीलिंग है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे कहेंगे। ए अजात शत्रु, बी जितेंद्रिय, सी शत्रुघ्न, डी शत्रुघ्ता। सही उत्तर हो जाएगा ए अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? डिबिया, डिबियों, आदत, आदतन, नीति, नीतियां, बात, बातें। सही उत्तर हो जाएगा बी आदत, आदतन। यह अशुद्ध शब्द है और सारे शुद्ध शब्द हैं। आगे प्रश्न है, क्रमलेख किस शब्द का पर्यायवाची है? गधा, हाथी, ऊंट, घोड़ा। सही उत्तर हो जाएगा सी ऊंट। क्रमलेख ऊंट का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची है? निपुण, प्रवीण, पटु, वंचक। यहाँ नहीं रहेगा, का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? निपुण, प्रवीण, पटु, वंचक। सही उत्तर हो जाएगा डी वंचक। वंचक कुशल का पर्यायवाची नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में मितभाषी का विलोम क्या है? वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। सही उत्तर हो जाएगा ए वाचाल। मूक का मितभाषी का विलोम होता है वाचाल। आगे प्रश्न है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, कहावत का अर्थ है? ए अपनी बड़ाई स्वयं करना, बी अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देना, सी अपनी ही बात सर्वोपरि रखना, डी गुण दोष न निकालना। सही उत्तर हो जाएगा बी अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देना। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, कहावत का अर्थ है अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देना। आगे है, छठी का दूध याद आ जाना, मुहावरे का अर्थ है? माँ की याद आना, बचपन की स्मृतियाँ आना, होश हवास उड़ जाना, कठिन परिश्रम करना। सही उत्तर हो जाएगा सी होश हवास उड़ जाना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है होश हवास उड़ जाना। आगे है, छायावाद की समय सीमा है 1840 से 60 ईस्वी तक, 1940 से 60 ईस्वी तक, बी 1850 से 80 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 20 ईस्वी तक, डी है 1918 से 1936 ईस्वी तक। सही उत्तर हो जाएगा डी। छायावाद की समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। आगे है,
किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अतिशयोक्ति, गप हाँकना, वाचालता, मितभाषी। सही उत्तर हो जाएगा ए, अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। आगे प्रश्न है, इनमें से दूसरे सप्तक के कवि कौन हैं? भरत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, विजय देव नारायण शाही। सही उत्तर हो जाएगा बी, शमशेर बहादुर सिंह। दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस पर मैंने ट्रिक बना दी है कि चारों जो सप्तक है, चारों सप्तक के कवियों के नाम की ट्रिक, बस 4 लाइन में आपको चारों सप्तक के कवियों के नाम याद हो सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं उसको। आगे है, संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? ईशान, दिवसावसान, संध्या वेला, गोधूली वेला। सही उत्तर हो जाएगा डी, गोधूली वेला। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली वेला कहते हैं। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। सही उत्तर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास है। अकाल से पीड़ित। तत्पुरुष समास की परिभाषा यही होती है कि उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो जो समास तत्पुरुष समास होंगे उस समास में आपको उसका समास विग्रह करके देखना होगा, तब उसमें अगर जो कारक चिन्ह छिपे रहेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? रस भरा, शक्तिहीन, घनश्याम, राजभवन। सही उत्तर हो जाएगा सी, घनश्याम। घनश्याम में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की यही विशेषता होती है कि इसमें विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान रहते हैं। एक में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या एक पद दूसरे पद की उपमा बताता है। तो घनश्याम, काला है जो श्याम। बादल, घन माने होता है बादल, श्याम माने काला, तो वह बादल जो काला है वह घनश्याम है। घनश्याम में कर्मधारय समास भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा। जब इसका कृष्ण के अर्थ में लेंगे तब बहुव्रीहि समास होगा, और जब कर्मधारय के अर्थ में लेंगे तब, जब वैसे काला है जो बादल इस अर्थ में लेंगे तब वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है। बी, आपका पत्र धन्यवाद मिला। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। डी, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है यह आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा सी, लड़का मिठाई लेकर घर आया, दौड़ता हुआ घर आया, यह शुद्ध शब्द है। इन सारे शब्दों में कुछ न कुछ कमियां हैं, जैसे डी वाला है, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। इसका सही होगा सी।
आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है। उज्ज्वल शब्द में आपको बताना है कि कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा उज्ज्वल शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे है, रामायण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ए रामा धन यन, बी राम धन अयन, सी राम धन वन, डी राम धन आयन। रामायण। सही उत्तर हो जाएगा बी राम धन अयन, रामायण। इनमें से कौन सी पत्रिका के संपादक अज्ञेय जी थे। नई कविता, माधुरी, हंस, प्रतीक। इन पत्रिकाओं में से बताना है कि किसके संपादक अज्ञेय थे। सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञेय हैं। सही उत्तर प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं। आगे प्रश्न है, सदैव का कौन सा संधि विच्छेद है। सदा धन एव, सद धन एव, सदा धन एव, सद धन एव। सही उत्तर हो जाएगा सी, सदा धन एव सदैव का है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। कालिदास, आशीर्वाद, तिथि, करुणा। सही उत्तर हो जाएगा ए कालिदास। इस पे ल पर छोटी ई रहेगी। निष्ठुर शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, विसर्ग, सी स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें निर्धन थिर होगा, विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, मृच्छकटिकम। कौन सा भवभूति का नाटक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी, मृच्छकटिकम भवभूति का नहीं है। किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगारमृत शीतंगुह, श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है। विशाख दत्त, भास, श्रीहर्ष, शूद्रक। सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृत शीतगुह, श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है। आगे प्रश्न है, भवभूति का जन्म समय है। 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सही उत्तर हो जाएगा ए 7वीं शताब्दी। भवभूति का जन्म समय है 7वीं शताब्दी। आगे प्रश्न है, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पद्म। पंक्ति किस पंक्ति की है। बाणभट्ट, भारवी, कालिदास, माघ। यह जो काव्य पंक्तियां हैं संस्कृत की किस कवि की हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी, भारवी की पंक्तियां हैं किरातार्जुनीयम से। आगे है, निम्नलिखित में द्विगु समास का कौन सा शब्द है। चतुर्भुज है, पंचभुज, कृष्ण सर्प, चतुर्फलम। यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द द्विगु समास नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी, कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प में द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास की यही परिभाषा होती है कि इसका जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है। इन तीनों ऑप्शन में चतुर्भुज, पंचभुज, चतुर्फलम में संख्यावाची शब्द है, इसीलिए यहाँ पर
द्विगु समास होगा। आगे प्रश्न है, सचिवालय का संधि विच्छेद है। सचिधनवालय, बी सचिवालय, सी सचिधनालय, डी सचिवाधनलय है। इसका उत्तर हो जाएगा सी सचिवाधनालय है। सचिवालय का संधि विच्छेद होगा। आपातकाल में कौन सी संधि है? खरिच, रोरी, अयादि, गुड़। सही उत्तर हो जाएगा ए खरिच। इसमें व्यंजन संधि का है। आपातकाल में कौन सी संधि है? खरिच। आगे प्रश्न है, कार्यकुशल में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। सही उत्तर हो जाएगा डी अधिकरण तत्पुरुष। कार्य में कुशल, और अधिकरण का कार्य कारक चिन्ह होता है में पर, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। आगे है, निम्नलिखित में किस शब्द में द्विगु समास है? सज्जन, पंचवटी, राजप्रसाद, विद्याधनम। सही उत्तर हो जाएगा बी पंचवटी में द्विगु समास है। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, किसको कहते हैं? संज्ञा पद को, कर्म पद को, क्रिया पद को, विशेषण पद को। संस्कृत में धातु पद किसको कहते हैं? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्रिया पद को धातु रूप कहते हैं। आगे प्रश्न है, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भवन्ति, भवामि, भवति, भवतः। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। सही उत्तर हो जाएगा ए भवति, भवतः, भवन्ति। चोर यथा चूर धातु के लिए लकार का रूप है। लिट लकार, लोट लकार, लट लकार, लंग लकार। सही उत्तर हो जाएगा बी लोट लकार। चोर यथा चूर धातु के लिए लकार है लोट लकार। सरित शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। सरिति, सरितः, सरित्सु, सरिद्भ्य, सरिद्भ्य। सही उत्तर हो जाएगा सी सरित्सु। करोति किस धातु का रूप है? भू, पा, पठ, क्री। करोति किस धातु का रूप है? क्री धातु। अब यहाँ से हम भाषा विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। आगे प्रश्न है, मनुष्य और मनुष्य के बीच ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? श्याम सुंदर दास, बी देवेंद्र शर्मा, सी भोलानाथ तिवारी, डी मैक्स मूलर। सही उत्तर हो जाएगा ए श्याम सुंदर दास। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी किस वर्ग में आएगी? भाषा, बोली, उपभाषा, जनभाषा। सही उत्तर हो जाएगा बी बोली। आगे प्रश्न है, परिनिष्ठित भाषा के लिए दूसरा शब्द है।
राजभाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। सही उत्तर हो जाएगा बी, मानक भाषा। में से कौन शब्द का भेद नहीं है? मातृभाषा, बोली, विभाषा, धार्मिक भाषा। सही उत्तर हो जाएगा डी, धार्मिक भाषा। भाषा का कोई भेद नहीं है। मातृभाषा, बोली, विभाषा ये सब भाषा के भेद हैं। आगे प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोली, उपबोली, विभाषा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए, बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का समानार्थी शब्द प्रचलित है। विभाषा, उपभाषा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। बोली का समानार्थी शब्द है उपयुक्त दोनों। बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। बी, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है। सी, बोली भाषा की आधारशिला है। डी, बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यही बोली के संदर्भ में असत्य कथन है कि बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि बोलियों में भी कई सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे ब्रजभाषा एक बोली है और अवधी एक बोली है। इसमें रामचरितमानस और सूरसागर दोनों रचनाएं लिखी गई। किसी बोली के भाषा बनने में कौन से तत्व सहायक होते हैं? ए, साहित्य की दृष्टि से समृद्ध होना। बी, राजनीतिक नेताओं का प्रभाव। सी, आवागमन की सुविधा होना। डी, सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना। किसी बोली के भाषा बनने में कौन से तत्व सहायक नहीं होते हैं? चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ए, राजनीतिक नेताओं का प्रभाव। यह किसी भाषा के बोली के भाषा बनने में सहायक तत्व नहीं होते हैं। और ये सब होते हैं साहित्य की दृष्टि से समृद्ध होना, आवागमन की सुविधा होना, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना। आगे प्रश्न है, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। ए, मानक भाषा। बी, परिनिष्ठित भाषा। सी, इनमें से कोई नहीं। डी, ए और बी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। भाषा के आदर्श रूप को मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा दोनों कहते हैं। आगे प्रश्न है, भाषा का आदर्श रूप निम्नलिखित में कहाँ नहीं प्रयुक्त होता है? बोलचाल में, शासन प्रशासन में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्र पत्रिकाओं में। भाषा का आदर्श रूप निम्नलिखित में से कहाँ प्रयुक्त होता है? यहाँ भाषा का आदर्श रूप निम्नलिखित में से कहाँ प्रयुक्त नहीं होता? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बोलचाल में। बोलचाल में भाषा का आदर्श रूप प्रयुक्त नहीं होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, उर्दू, अवधी, हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा सी, अवधी। अवधी मानक भाषा नहीं है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रभाषा का अर्थ है? ए, जिसे संविधान में मान्यता दी गई हो। बी, देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा हो। सी, जो विदेश में भी बोली जाती हो। डी, जो केवल एक ही लिपि में लिखी जाती हो। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, जो देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा हो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं।
आगे प्रश्न है, राजभाषा का अर्थ है। राज्यों में बोली जाने वाली भाषा। बी, जिसके द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाए। सी, देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। डी, राज्य के सभी वर्गों में स्वीकृत भाषा। राजभाषा का क्या अर्थ है? सी सही उत्तर है। सॉरी, सी सही उत्तर हो जाएगा। देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजभाषा, राष्ट्र, इसमें जो कथन है आपको इसको बताना है कि कौन से शब्द हैं जो सही हैं। एक है, राष्ट्रभाषा राजभाषा राष्ट्र की प्रशासनिक भाषा होती है। दूसरा है, राष्ट्रभाषा का संबंध शिक्षित अशिक्षित सभी में होता है। तीसरा है, राजभाषा की संवैधानिक मान्यता होती है। डी, राष्ट्रभाषा की संवैधानिक मान्यता नहीं भी होती है। इन कथनों में सत्य असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, सभी कथन सत्य हैं। बी, केवल 1 और 3 सत्य हैं, शेष असत्य हैं। सी, केवल 2 और 4 सत्य हैं, शेष असत्य हैं। डी, सभी कथन असत्य हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सभी कथन सत्य हैं। ये जो चारों कथन दिए हैं, यह चारों कथन सत्य हैं। आगे प्रश्न है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आर्य भाषा, ए और बी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा बी, राजभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा दिया गया है दर्जा। आगे प्रश्न है, वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी? खड़ी बोली, उर्दू, ब्रज, अवधी। सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रज भाषा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में हिंदी किस राज्य की भाषा नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब। सही उत्तर हो जाएगा डी, पंजाब। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आगे प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। हिंद से, हिंदू से, सिंधु से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। यह हिंदी फारसी भाषा है और फारस के लोग जो है हिंद को सिंधु बोलते हैं। सिंधु है, सिंध को हिंद बोलते थे। ऐसे ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आगे प्रश्न है, हिंदी है हम वतन, है हिंदोस्तां हमारा। पंक्ति में हिंदी का अर्थ है भारत देश, हिंदी बोलने वाला, भारतवासी, हिंदू। सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतवासी। हिंदी है हम वतन, हिंदोस्तां हमारा। यह इसमें इस पंक्ति में हिंदी का अर्थ है भारतवासी। आगे प्रश्न है, यहाँ पर आपको कथनों पर विचार करना है और शेष और जो सत्य और असत्य कथन है उसे पहचानना है। एक है, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतवासी के लिए होता था। दूसरा है, हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है। तीसरा है, भाषा के अर्थ में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। चौथा है, हिंदी को संविधान में राजभाषा कहा गया है। इन कथनों में सत्य असत्य कथन का चयन करना है। ए, पहला असत्य है, शेष सत्य है। बी ऑप्शन है, चौथा सत्य है और शेष असत्य है। सी, 2 और 3 सत्य हैं, शेष असत्य है। डी, सभी सत्य हैं।
सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। चारों ऑप्शन जो हैं यह सत्य हैं, सत्य कथन हैं। हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है। भाषा के अर्थ में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। हिंदी को संविधान में राजभाषा कहा गया है। यह चारों कथन सत्य हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, हरियाणवी, मगही, ब्रज। इसमें ऑप्शन करिए, मैं चालू नहीं की हूँ का इधर। बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मगही बिहारी हिंदी की बोली है। अवधी किस वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्वी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम है? ए खड़ी बोली, बी हरियाणवी, सी कुरुक्षेत्री, डी अवधी। सही उत्तर हो जाएगा ए खड़ी बोली। कौरवी का प्रचलित नाम खड़ी बोली है। निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? पूर्वी हिंदी बघेली, पश्चिमी हिंदी ब्रज, राजस्थानी हिंदी मालवी, बिहारी हिंदी बुंदेली। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विषम संयोजन है। सही उत्तर हो जाएगा डी, बिहारी हिंदी बुंदेली। यह गलत विषम संयोजन है। आगे प्रश्न है, बैसवाड़ी किस बोली की उपबोली है? छत्तीसगढ़ी, ब्रज, अवधी, कन्नौजी। सही उत्तर हो जाएगा सी, अवधी। बोलियां और उपबोलियों से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। बोली से संबंधित आप वह हमारे चैनल पर जाके दे सकते हैं। बोली और बोली क्षेत्र से संबंधित आपके सारे प्रश्न आपको वहाँ हल में हो जाएंगे। तेलुगु किस प्रदेश की भाषा है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। आगे है, इनमें से किस क्षेत्र में अवधी नहीं बोली जाती है? लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद का कुछ भाग, वाराणसी। सही उत्तर हो जाएगा डी, वाराणसी। वाराणसी में अवधी नहीं बोली जाती है। आगे है, भोजपुरी बोली का केंद्र है? गोरखपुर, बलिया, छपरा, उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इनमें विषम संयोजन है। एक तरफ बोली है, एक तरफ बोली क्षेत्र है। ए ब्रजभाषा, मथुरा, अलीगढ़, एटा। बी मगही, पटना, गया, हजारीबाग। सी बघेली, बुंदेलखंड। डी कन्नौजी, फर्रुखाबाद, कानपुर। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, बघेली, बुंदेलखंड। यह विषम संयोजन है क्योंकि बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, बघेली नहीं। बघेली रीवा में बोली जाती है। आगे है, खड़ी बोली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? खड़ी बोली अकारांत प्रधान है। बी ग्रियर्सन इसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। सी खड़ी बोली का विकसित रूप मानक हिंदी है। डी खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। सही उत्तर हो जाएगा ए, खड़ी बोली अकारांत प्रधान है। यह गलत उत्तर है। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता था? हिंदी के लिए, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए,
खड़ी बोली के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी के लिए। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग उपर्युक्त सभी के लिए प्रयोग होता था। डॉक्टर शब्द की अ ध्वनि किस भाषा की देन है? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच। सही उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 343, डी अनुच्छेद 347। इसमें किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो सी करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 343। आगे प्रश्न है, संविधान में प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी सदैव के लिए। सही उत्तर हो जाएगा बी 15 वर्ष। इनमें से किसने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम का समर्थन किया था? महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी सेठ गोविंद दास। सही उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत नहीं का शोल। कहकर किसने स्वदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी थी? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। लिपि का अर्थ है लिखने की कला, बी लेखनी, सी ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, डी वर्णमाला का लिखित रूप। सही उत्तर हो जाएगा सी, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप को लिपि कहते हैं। नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है? ए ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी से, बी खरोष्टी लिपि से, सी द्रविड़ लिपि से, डी ब्राह्मी लिपि से। सही उत्तर हो जाएगा डी ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, बी एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है, सी पर्याप्त लिपि चिन्हों का न होना, डी लेखन में सरलता। सही उत्तर हो जाएगा सी, पर्याप्त लिपि चिन्हों का न होना देवनागरी लिपि के बारे में असत्य कथन है। आगे प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक, संकेतात्मक, चित्रात्मक, ध्वन्यात्मक। सही उत्तर हो जाएगा ए, अक्षरात्मक। देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है। सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में देवनागरी अंक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यह देवनागरी अंक है। हिंदी का 1, 2, 3, 4। इमली किस वर्ग का शब्द है? विदेशी, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम। सही उत्तर हो जाएगा सी, तत्सम तद्भव शब्द है इमली। मुहावरा शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा ए, अरबी। चमचा मूलतः किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। सही उत्तर हो जाएगा डी, चमचा तुर्की भाषा का शब्द है। अवर अभियंता शब्द किस वर्ग का है? तत्सम, नवनिर्मित तत्सम, पारंपरिक तत्सम, देशज शब्द। सही उत्तर हो जाएगा बी, नवनिर्मित तत्सम।
मुक्ता का तद्भव क्या है? मोती, मुक्त, मोक्ष, मीत। सही उत्तर हो जाएगा ए मोती। मुक्ता का तद्भव मोती है। आगे प्रश्न है, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले हैं? महात्मा गांधी, सुनीत कुमार चटर्जी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव देने वाले हैं? बी सही उत्तर हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी। हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है? ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, सी आर्य भाषा आर्य समाज, डी नागरी प्रचारणी सभा। सही उत्तर हो जाएगा डी नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी की प्रचार प्रसार की सबसे प्राचीन संस्था है नागरी प्रचारणी सभा। संविधान की 8वीं अनुसूची में आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या है? इन चारों ऑप्शन में से बताना। वैसे तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता है, लेकिन इन ऑप्शन में से आपको बताना है 15, 16, 18, 20। सही उत्तर हो जाएगा सी 18। राजभाषा आयोग का स्थापना वर्ष है? 7 जून 1955, बी 10 जून 1956, सी 17 जुलाई 1955, डी 10 जुलाई 1960। सही उत्तर हो जाएगा ए 7 जून 1955। मराठी किस राज्य की प्रचलित भाषा है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय। सही उत्तर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। गोवा राज्य की सर्वमान्य भाषा है? मराठी, अंग्रेजी, कोंकणी, गौड़ी। सही उत्तर हो जाएगा सी कोंकणी। निम्नलिखित में किस राज्य में राजकाज की भाषा अंग्रेजी है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी। वैशवाड़ी बोली किस प्रमुख बोली के निकट है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी। सही उत्तर हो जाएगा ए अवधी। निम्नलिखित में से कौन हिंदी के प्रचार प्रसार में है? ईसाई मिशनरी, आर्य समाज, गांधी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। आगे है शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। एक या एक से अधिक वर्ण समूह को ध्वनि शब्द कहते हैं। आगे प्रश्न है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है? रचना, उद्गम, अर्थ, उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ये सभी शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं, रचना, उद्गम, अर्थ। आगे प्रश्न है, लोक व्यवहार में प्रचलित प्रतीति कराने वाली ध्वनि ही शब्द है। यह कथन किस वैयाकरण का है? पतंजलि, पाणिनि, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी। सही उत्तर हो जाएगा ए पतंजलि। यह कथन पतंजलि का है। आगे है, उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तत्सम, रूढ़, तद्भव, विदेशी। सही उत्तर हो जाएगा बी रूढ़ शब्द। उद्गम के या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वह रूढ़ नहीं है। आगे है, संकर शब्द किस वर्गीकरण में आते हैं? रचना, अर्थ, उद्गम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उद्गम। संकर शब्द उद्गम की श्रेणी में आते हैं। जब यहाँ हमारा 150 प्रश्न खत्म होता है। अब आगे के प्रश्न हम आगे के वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।